तुम तुम वापस आ गए प्रशांत। और ये तुम्हारा चेहरा और शरीर तो पहले की तरह जवान हो गए। ये सब कैसे हुआ प्रशांत? प्रिया ने प्रशांत को छूते हुए कहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। प्रशांत अभी भी बुत बना खड़ा था। उसने मुड़कर दुकान के पीछे देखा। कुछ देर पहले हुई होरी की घटना प्रशांत को याद आ गई और उसने नोटों की गड्डी और सोने के बिस्किट को जमीन पर फेंक दिया। प्रिया प्रशांत के गले लग गई। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो, अब सब पहले की तरह अच्छा हो गया है, प्रिया ने कहा। प्रशांत ने प्रिया को अपने पास से हटाया और झुंझुलाहट में कहा, क्या खाक अच्छा हुआ है? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। यह सब तो होना ही नहीं चाहिए था। दुकान का वातावरण एकदम से बदल गया। सबके चेहरे पर आई हुई कुछ पल की खुशी उदासीनता में बदल गई। ये सब तुम्हें कहां से मिला? प्यारेलाल ने नोटों की गड्डियों और सोने के बिस्किट देखते हुए कहा। प्रशांत किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। उसने गहरी सांस ली और आराम कुर्सी पर जाकर लेट गया। लगता है इसे किसी बात का गहरा सदमा लगा है, विजय ने प्रिया से कहा। कुछ देर के लिए पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए प्रशांत ने कहा, मेनका, तुम प्यारेलाल चाचा को लेकर अभी यहां से चली जाओ। ये कियारा का कार्ड ले जाओ। आखिरी बार मैंने जब चेक किया था तो उसमें करीब 50 लाख रुपए थे। इसका पासवर्ड मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। इन पैसों से तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना और किसी अनजान जगह जाकर तुम दोनों चैन की जिंदगी बिताना। प्रशांत ने अपने पर्स में से कियारा का दिया हुआ कार्ड निकाला और उठाकर मेनका को थमा दिया। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मुझसे संबंध रखे, प्रशांत ने सबको देखते हुए कहा। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? प्यारेलाल चाचा का भी पारा बढ़ गया। क्या इस चीज से लड़ने का कोई उपाय नहीं है? कहा ना, यहां पर कुछ नहीं हो सकता। उससे लड़ने या खत्म करने का कोई इलाज नहीं है। हम सब धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रशांत ने हताश होते हुए कहा। ठीक है, फिर हम सब के एक साथ होने का समय आ गया है, मेनका ने प्रशांत से कहा। मेनका की बात सुनते ही प्यारेलाल और परेशान होकर बोले, कैसी बातें कर रही हो मेनका? प्रशांत ठीक कह रहा है। तुम्हारे आगे तुम्हारा पूरा भविष्य पड़ा है। तुम्हें अपनी काउंसलिंग की क्लिनिक खोलनी है, शादी करनी है, गृहस्थी बसानी है। अगर प्रशांत ने कहा है कि इस चीज का कोई इलाज नहीं है तो तुम्हें इससे दूर रहना ही चाहिए। अब हम सब लोग एक साथ बहुत आगे आ चुके हैं। पीछे मुड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन, मेनका ने प्यारेलाल से कहा। फिर मेनका प्रिया की तरफ मुड़ी और कहा, अगर प्रशांत को कुछ भी हो गया तो अगला नंबर प्रिया का होगा, फिर शायद विजय का, और विजय को कुछ हो गया तो आपकी बारी आएगी पापा, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। इसीलिए एक ना एक दिन तो मेरी बारी आनी ही है। मेनका की गंभीर बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब लोग सर झुकाकर खड़े हुए थे। फिर भी तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम सबका हाथ काले साईं की कालिख से मैला हो जाए, प्रशांत ने कहा। एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही है। घर में बैठे बैठे भी तो किसी को अचानक हार्ट अटैक आ सकता है, सड़क पर चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। ये जिंदगी कितनी लंबी है कोई नहीं जानता। मेनका ने प्रशांत की बात को काटते हुए कहा, यह समय फिलॉसफी झाड़ने का नहीं है। प्रशांत जो कह रहा है उस बात को मान लो, प्यारेलाल ने मेनका को समझाते हुए कहा। मेनका ठीक कह रही है, प्रिया बोली, और फिर उसने प्रशांत की तरफ मुड़ते हुए कहा, प्रशांत, देखा जाए तो तुम एक तरह से हमारी ढाल हो। जब तक तुम जिंदा हो और तुम में काले साईं से लड़ने की हिम्मत है तब तक हमें कुछ नहीं होगा, और हम अगर एकजुट हो जाए तो प्रशांत को खतरे से बचा सकते हैं। मैं मेनका और प्रिया की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। वो जिंदगी है क्या जो अकेले कोने में रहकर जी जाए? दोस्ती की है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। विजय ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम लोग ठीक कह रहे हो प्रशांत,
तुम्हारे दादाजी ने भी यही किया था। वो हम सब की ढाल थे और उन्होंने पूरे जीवन भर ना जाने क्या क्या करके हम सबको बचाए रखा। प्यारेलाल ने हिम्मत बटोरते हुए कहा। प्रशांत अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। उसने हताश होते हुए सबको बताया, मगर अब एक नहीं 3 काले साए हैं। अब हमें हर अमावस्या को एक नहीं बल्कि 3 बेगुनाहों की बलि देनी होगी। मुझसे यह सब और नहीं हो सकता। मेनका प्रशांत के लिए एक गिलास पानी लेकर आई। प्रिया ने गिलास प्रशांत को पकड़ाते हुए कहा, हम उसका कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। एक्सीडेंट में मरता हुआ व्यक्ति भी तो बलि हो सकता है। फांसी की सजा पर खड़ा हुआ मुजरिम भी एक बलि हो सकता है। तो इस तरह से हम मौत की कगार पर खड़े हुए लोगों को ढूंढकर उनकी बलि होरी को चढ़ा देंगे। तुम लोग इस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे हो। हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रशांत ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। क्यों? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? विजय ने पूछा। क्योंकि जिसकी बलि हम होरी को चढ़ाएंगे उसकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें वो बस वाला एक्सीडेंट याद है ना? उन बच्चों की आत्मा अभी भी भटक रही है और उनमें से एक बच्चा दुकान पर आया था। मुझे लगता है कि अब वो हमेशा के लिए भटकता रहेगा। देखो, मरने के बाद किसके साथ क्या होता है ये किसी को कहां पता है। ये सब तो सिर्फ एक अनुमान की बात है कि आत्मा को मुक्ति मिली है या वो भटक रही है। फिर तुम एक आत्मा को लेकर क्यों परेशान हो रहे हो? मेनका ने प्रशांत को समझाते हुए कहा। इन सब बातों को शायद प्रशांत भी पहले कभी नहीं मानता था। उसने हमेशा विज्ञान को प्राथमिकता दी थी। उसके लिए चोरों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलाना ही जीवन का एकमात्र ध्येय था। मगर हाल ही में हुई घटनाओं से प्रशांत की धारणा एकदम बदल चुकी थी। शायद एक समय में मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता, मगर अब मैंने ऐसी चीजों को देखा है जिन पर मेरी आंखें विश्वास नहीं कर सकती और उन सब घटनाओं को समझने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। प्रशांत ने कहा, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो और ऐसी थकी हुई हालत में तुम कोई भी फैसला ठीक से नहीं ले पाओगे। प्रिया ने प्रशांत को कहा, ठीक है, तुम सब लोग अपने घर जाकर आराम करो, बाद में सोचेंगे क्या करना है। प्रशांत ने सबसे कहा, वैसे मैं सोच रहा था कि घर पर अकेला क्या करूंगा, मैं यहीं रुक जाता हूं। विजय ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी। प्रिया ने कहा, पापा और मैं भी यहीं रुक जाते हैं। मेनका ने भी हामी भरी। ठीक है, तुम सब लोग यहीं रुक जाओ। अगर हम ऐसे ही जागते रहेंगे तो उल्लू की तरह रात भर जागेंगे और दिन भर सोएंगे, प्रशांत ने कहा। यह सुनकर सब लोगों ने थोड़ी देर सोने का सोचा। सब लोग इतना थक गए थे कि बिस्तर पर लेटते ही सबको नींद आ गई। प्रशांत की जब आंख खुली तब तक सब लोग उठ चुके थे। मेनका और विजय खाने की तैयारी कर रहे थे। देर रात हो गई थी। प्रशांत की जैसे ही नींद खुली उसे बहुत तेज पेट में प्रेशर बनने लगा। वो भागता हुआ बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम के दरवाजे को बंद पाकर प्रशांत ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। अरे अंदर कौन है? जल्दी बाहर आओ। प्रशांत अपना पेट पकड़कर चिल्ला रहा था। लगता है ये वही गिलगिली चीज है जो जबरदस्ती अनामिका ने मेरे मुंह में डाल दी थी। खुद से ये कहते हुए प्रशांत को अनामिका का किस करना याद आ गया। प्रशांत को पेट का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। अरे अरे जल्दी करो, मैं अंदर नहा रही हूं। बाथरूम में से प्रिया की आवाज आई। एक तो तुम्हारा घर इतना गर्म है, ऊपर से कोई एसी भी नहीं लगवाया। पसीने से हालत बुरी हो गई है। प्रिया ने प्रशांत को बाथरूम के अंदर से जवाब दिया। अरे रात के समय कौन नहाता है? अब जल्दी बाहर आओ। प्रशांत ने गुस्से में कहा, मुझे टाइम लगेगा। अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है तो अंदर आ जाओ। प्रिया की बात सुनकर प्रशांत सकपका गया। हालांकि अब प्रिया और प्रशांत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे, मगर प्रशांत ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। मैं अंदर नहीं आ सकता, तुम जल्दी से बाहर आओ। प्रिया अपने गीले बदन पर एक टॉवल लपेटी हुई बाहर आ गई। ऐसी भी क्या जल्दी है? प्रिया के गीले बालों से पानी की बूंदें उसके शरीर पर टपक रही थी। प्रिया को देखकर प्रशांत का दिल तेजी से धड़कने लगा।
प्रशांत ने अपनी आंखों को प्रिया से फेरा और जल्दी से बाथरूम के अंदर चला गया। पता नहीं कमबख्त ने क्या खिला दिया था, प्रशांत ने कमोड पर बैठते हुए कहा। तभी प्रशांत के पेट में खलबली मचने लगी। उसने कस के प्रेशर लगाया। प्रशांत ने देखा कि खून का फव्वारा निकला। अनामिका ने कहा था कि उसने अपना अंश मुझे दिया है और अब मुझे उसे पैदा करना पड़ेगा। कहीं ये वही तो नहीं है। प्रशांत ने दोबारा प्रेशर लगाया। प्रशांत का चेहरा लाल हो रहा था। ये पेट की गड़बड़ तो बढ़ती जा रही है। उस चीज को कैसे भी करके पेट से निकालना ही होगा। कहते हुए प्रशांत ने दोबारा अपने पैरों को जोड़ते हुए कस के प्रेशर लगाया। हे भगवान, बचाओ मुझे। एक और खून का फव्वारा निकलकर कमोड में गिर गया। उफ, कितनी गंदी बदबू है। प्रशांत ने अपनी नाक को बंद करते हुए कहा। धीरे धीरे प्रशांत के पेट की ऐंठन कम होने लगी। कुछ देर टॉयलेट पर बैठने के बाद प्रशांत को राहत मिली। प्रशांत ने उठकर फ्लश किया और हाथ धोकर बाथरूम से बाहर आ गया। प्रशांत गहरी सांस ले रहा था। तभी उसने देखा कि बाथरूम के बाहर सारे लोग खड़े हुए थे। सबने अपनी नाक को कसकर बंद किया हुआ था। तुमने ऐसा क्या खाया था? विजय ने पूछा। इस बदबू से तो जीना मुश्किल हो रहा है। विजय ने प्रशांत को धकेला और बाथरूम में उल्टी करने के लिए चला गया। हाँ, इतनी बुरी सड़न तो लाश में से भी नहीं आती, प्रिया ने कहा और भागती हुई नीचे दुकान पर चली गई। मुझसे तो यह सड़न बर्दाश्त नहीं हो रही। ओहो, कहते हुए मेनका बेहोश होने लगी। प्यारे लाल ने अपनी नाक पर रुमाल बांधा हुआ था। उसने बेहोश होती मेनका को सहारा देकर गिरने से बचाया। प्रशांत शर्म से भागता हुआ दुकान पर चला गया। अब दुकान से रूम स्प्रे लेकर आता हूं। प्रशांत ने पूरे घर में एयर फ्रेशनर को स्प्रे किया और कहा, मुझे लगता है कि तुम सबको यहां से चले जाना चाहिए। जब इस घर से बदबू चली जाएगी तब वापस आ जाना। प्रशांत ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। प्रशांत, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने घर को ठीक करवा लेना चाहिए। जो पैसा तुम्हें कुएं से मिला था उसको अपने घर के रेनोवेशन पर लगवा लो। प्रिया ने प्रशांत को सलाह दी। वैसे ये बहुत अच्छी सलाह है। मेरी मानो तो तुम एक बड़ी दुकान भी खरीद लो। ये पुरानी टूटी फूटी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता है। एक अच्छा मॉडर्न सा स्टोर बना लो। विजय ने प्रशांत से कहा। हाँ, ऐसा करना अच्छा रहेगा। और वैसे देखा जाए तो वो पैसे तुमने अपनी जान पर खेल कर कमाए हैं। प्यारे लाल ने प्रशांत से कहा। अरे, पैसों से याद आया। प्रशांत तुरंत उठा और 2 सोने के बिस्कुट निकाल कर ले आया। उसने प्रिया और विजय को एक एक सोने का बिस्किट पकड़ा दिया और कहा, एक एक बिस्किट का भार करीब 10 किलो का लगता है। मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। 50 लाख के ऊपर तो शायद आराम से मिल जाए। तुम दोनों इसके हकदार हो। आखिर जान तो तुम्हारी भी दांव पर लगी थी। इससे पहले कि प्रिया और विजय प्रशांत को मना कर पाते, प्रशांत ने बोला, और प्लीज मुझे मना मत करना, नहीं तो मैं पछतावे के बोझ से कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। मैं तुम लोगों की दोस्ती की कीमत तो कभी नहीं चुका सकता। समझ लो ये हम सबके साथ काम करने का फल है। यह सुनकर प्रिया, विजय और प्रशांत तीनों एक दूसरे के गले लग गए। उन्हें अपने कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए। आज बहुत दिनों के बाद तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। तभी अचानक प्रिया का फोन बजा। फोन पर कॉलर का नाम देखकर प्रिया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता को देखकर प्रशांत ने पूछा, किसका फोन है? अर्जुन पंडित, मेरा पुराना बॉस। मगर मैंने तो उसकी टीम छोड़ दी है, तो अब वो मुझे क्यों फोन कर रहा है? प्रिया ने फोन को देखते हुए कहा। वैसे ये बहुत ही अड़ियल आदमी है, उसी की वजह से मैंने उसकी टीम छोड़ी थी। विजय ने कहा। फोन उठाओ प्रिया और पूछो उसे अचानक तुम्हारा क्या काम पड़ गया। प्रशांत ने प्रिया से कहा। फोन उठाते ही प्रिया ने अर्जुन की आवाज सुनी। अर्जुन ने दूसरी तरफ से जो कहा वो सुनकर प्रिया के होश उड़ गए। वो सिर्फ प्रशांत को देखती रही। ऐसा क्या कहा था अर्जुन पंडित ने? क्या सच्चाई थी अर्जुन पंडित की?
जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। फोन पर अर्जुन ने प्रिया से कहा, एक बहुत ही रहस्यमय मर्डर हुआ है। अगर तुम प्रशांत के साथ हो तो उसको तुरंत यहां लेकर आओ। प्रिया प्रशांत को देख रही थी, फिर उसने कहा, हाँ प्रशांत मेरे साथ ही है, लो उससे बात करो। प्रिया ने फोन को स्पीकर पर डालते हुए अर्जुन से कहा, प्रशांत मैं प्रिया को एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूं, तुम दोनों अभी उस एड्रेस पर आ जाओ। अगर विजय हो तो उसे भी ले आना। अर्जुन ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, अर्जुन तुम्हें पता है ना कि मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। अब मैं किसी भी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूं। प्रशांत ने बात को रफा दफा करने के लिए कहा, हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, मगर क्या करूं, ऊपर से ऑर्डर आया है। मुझे पता है कि रात काफी हो गई है, मगर बेहतर होगा कि तुम अभी आ जाओ। इतना कहते हुए अर्जुन ने फोन काट दिया। फोन कटते ही प्रिया को लोकेशन का मैसेज आ गया। ऊपर से ऑर्डर आया है, इसका क्या मतलब है? प्रशांत ने प्रिया से पूछा। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, इस बात की खबर तो रक्षित के सिवा और किसी को नहीं है। विजय ने कहा, मुझे लगता है ये केस अर्जुन की समझ से बाहर है, नहीं तो उस जैसा इंसान कभी किसी से मदद न मांगे। प्रिया ने कहा, गोदौलिया इलाका बनारस का काफी व्यस्त इलाका था। रात के 10 बजे भी ऐसा लग रहा था कि वहां पर अभी भी दिन है। प्रशांत प्रिया और विजय के साथ उस लोकेशन पर पहुंच गया जो अर्जुन ने भेजी थी। एक बिल्डिंग के सामने पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। प्रशांत बिल्डिंग में वारदात की जगह पर गया। हेलो प्रशांत, मेरा नाम अर्जुन है। एक सुडौल शरीर और बुलंद आवाज वाले व्यक्ति ने प्रशांत से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। प्रशांत ने भी हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, लेकिन हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। अर्जुन ने सर हिलाया और प्रशांत को एक घर के अंदर ले गया। उस घर की बालकनी में जाते ही प्रशांत, प्रिया और विजय वारदात को देखकर हैरान थे। तो इस लड़की ने फांसी लगाकर अपने आप को मारा है? प्रशांत ने जमीन पर पड़ी हुई लाश को देखते हुए कहा, हमें भी यही लगा था। अर्जुन ने जवाब दिया, आज शाम को पुलिस स्टेशन में एक लड़के का फोन आया था। उसने बताया कि उसने बालकनी में एक लड़की की लाश लटकते हुए देखी है। पुलिस ने आकर लड़की की लाश को बालकनी से उतारकर जमीन पर रख दिया। वो लड़का भी यहीं पर है, कमरे में उससे पूछताछ चल रही है। अर्जुन ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए प्रशांत से कहा, तो इस केस में अजीब क्या है? प्रशांत ने पूछा, ये तो सीधा सीधा सुसाइड का केस है। पुलिस और फॉरेंसिक बहुत देर से इस केस की शिनाख्त कर रहे हैं। यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। लड़की के शरीर पर मारपीट के निशान भी हैं। किसी ने टॉर्चर करके इसको मारा और फिर लटका दिया। घर के बाहर के सारे सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने चेक किए हैं। घर के अंदर ना तो कोई आया है और ना ही बाहर कोई गया है। गोदौलिया जैसे इलाके में अगर एक नई मक्खी भी आती है तो लोग उसे पहचान जाते हैं, मगर इस केस में किसी को कुछ भी नहीं पता। अर्जुन ने प्रशांत से कहा। प्रशांत अर्जुन के साथ उस लड़के से बात करने गया जिसने पुलिस को सुसाइड के बारे में बताया था। अर्जुन ने उस लड़के से कहा, एक बार फिर से बताओ कि तुमने क्या देखा था? वो नौजवान लड़का काफी डिस्टर्ब था। उसने प्रशांत को बताया, मैं तो सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूं। शाम को जब मैं बालकनी में आया तब मैंने यहां पर कुछ लटकते हुए देखा। पहले मुझे लगा कि शायद कपड़े सुखाने के लिए लटकाए गए हैं। फिर जब मुझे समझ आया कि यहां पर कोई लाश है तब मैंने पुलिस को फोन किया। तुम्हारे घर के सामने तो बहुत सारी बालकनी है, फिर तुम इसी बालकनी में क्यों झांक रहे थे? प्रशांत ने अपनी भवें टेढ़ी करते हुए लड़के से पूछा। जी वो दरअसल वो कैसा है ना कि इस बालकनी में रहने वाली लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैं अक्सर उसे अपने घर से देखा करता था, उस लड़के ने घबराते हुए कहा। प्रशांत ने लड़के की बात को नजरअंदाज किया और फॉरेंसिक टीम से बात करने के लिए पहुंचा। फॉरेंसिक टीम के एक सदस्य ने प्रशांत को बताया, किसी ने रस्सी से इसका गला घोंटकर उसको मारा है। रस्सी पर उंगलियों के निशान भी है। लड़की के शरीर पर चोट के भी निशान है। इसका मतलब उनके बीच में हाथापाई हुई थी। लड़की के शरीर पर हमें जो निशान मिले हैं
उससे लगता है कि खूनी करीब 6.5 फीट लंबा होगा। 6.5 फीट लंबा। इतने लंबे आदमी को ढूंढना तो मुश्किल नहीं होगा। वैसे ऐसा कौन सा आदमी है जिसने मर्डर करके सारे फिंगरप्रिंट्स पुलिस के लिए छोड़ दिए? प्रशांत ने सोचते हुए कहा, खूनी के फिंगरप्रिंट्स सिर्फ लाश पर ही मिले हैं। घर में या बालकनी में और कुछ भी नहीं मिला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा, हमने 2-3 दिन पहले का भी सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और कोई भी आदमी इस घर के अंदर नहीं आया, ना तो दरवाजे से और ना ही बालकनी से। इस घर के अंदर सिवाय उस लड़की के कोई भी नहीं आया है। अर्जुन ने प्रशांत को बताया। और विक्टिम के बारे में कुछ पता चला? प्रशांत ने पूछा। यह लड़की किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में काम करती थी। बाकी जांच पड़ताल अभी भी जारी है, अर्जुन ने बताया। क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? प्रशांत ने पूछा। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है, मगर हम अभी भी जांच रहे हैं। प्रशांत अर्जुन को एक कोने में लेकर गया और उसने पूछा, इससे भी पेचीदा केस पुलिस ने सॉल्व किए हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए तुमने मुझे क्यों बुलाया। देखो, बुलाना तो नहीं चाहता था, मगर लड़की के फोन में एक वीडियो मिला है। उसको देखकर ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हारी राय लेनी चाहिए। अर्जुन ने प्रशांत को घूरते हुए कहा। कैसा वीडियो? प्रशांत ने पूछा। अर्जुन ने कांस्टेबल को इशारा किया तो वो फोन लेकर आ गया। ये फोन शायद इसी लड़की का था, घर में पड़ा मिला था। इसमें ये वीडियो था। अर्जुन ने फोन प्रशांत को पकड़ाते हुए कहा। वीडियो देखते समय प्रशांत ने प्रिया और विजय को भी बुला लिया। उन तीनों ने वो वीडियो देखा। ये तो किसी मूवी का सीन है। इसमें कोई आदमी एक औरत को मार रहा है और उसकी लाश को लटका रहा है। ये तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? प्रशांत ने अर्जुन से पूछा। धीरज रखो और आगे देखो। अर्जुन ने व्यंग भरी निगाहों से प्रशांत को देखा। मूवी का सीन खत्म होते ही अचानक एक आदमी स्क्रीन पर आ गया। इस पिक्चर के सीन को ध्यान से देखो। अगले 3 दिनों में मैं इसी तरह से तुम्हारा कत्ल करूंगा। स्क्रीन पर आकर आदमी ने धमकी दी। तभी अचानक वीडियो बंद हो जाता है। क्या तुमने इस आदमी के बारे में जांच पड़ताल करवाई? इसकी फोटो और आवाज से तुम इसे ट्रेस कर सकते हो, प्रशांत ने अर्जुन से कहा। अर्जुन मुस्कुराया और ताना मारते हुए प्रशांत से बोला, मुझे लगा था कि तुम कुछ समझदारी की बात करोगे। पता नहीं ऊपर से ये केस तुम्हें देने का ऑर्डर क्यों आया। हमने पहले ही ये जांच करवा ली है। इस तरह का कोई भी आदमी हमें नहीं मिला। जांच अभी भी जारी है, मगर इस आदमी का कोई अता पता नहीं है। तुम्हारी साइबर टीम क्या कहती है? प्रशांत ने अर्जुन के ताने को नजरअंदाज करते हुए पूछा। अर्जुन ने इशारा करके साइबर टीम के एक्सपर्ट को बुलाया। उस एक्सपर्ट ने प्रशांत से कहा, ये वीडियो इस फोन में पहले से ही था। इसको किसी ने मेल या मैसेज से नहीं भेजा है। शायद ये वीडियो कहीं से डाउनलोड किया गया है, मगर ब्राउजर पर इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये वीडियो फोन में कहां से आया, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब खून किसी अनजान व्यक्ति ने किया है, और वो व्यक्ति इस धरती पर है भी कि नहीं ये नहीं पता। प्रशांत ने अर्जुन को देखते हुए कहा। पुलिस उस आदमी की तलाश पुराने रिकॉर्ड में भी कर रही है। क्या पता कोई पुराना क्रिमिनल हो। हमारी साइबर टीम डार्कनेट पर भी इसको ढूंढ रही है, अर्जुन ने बताया। अगर कुछ पता चले तो हमें बता देना, हम भी अपनी जांच पड़ताल करेंगे। कुछ पता चलेगा तो प्रिया तुम्हें फोन करके बता देगी। इतना कहते हुए प्रशांत प्रिया और विजय के साथ वहां से चला आया। गाड़ी में बैठते ही प्रशांत ने विजय से कहा, कल सुबह अपने ऑफिस जाते हैं और इस केस पर विचार करते हैं। अगले दिन तीनों लोग अपने ऑफिस में बैठकर उस केस के बारे में सोच रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आदमी हमें कहीं ना मिले? उसकी फोटो हमारे पास है, फिंगरप्रिंट के बारे में पता है, और फिर भी हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे। प्रिया ने प्रशांत से कहा, मुझे तो लगता है कि जैसे वो आदमी स्क्रीन से बाहर निकला और खून करके वापस स्क्रीन में समा गया। विजय ने कहा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? प्रिया ने विजय को घूरते हुए कहा। प्रशांत प्रिया और विजय की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वैसे विजय की बात कुछ हद तक ठीक भी है। अगर वो आदमी बाहर कहीं भी होता
तो अभी तक पुलिस उसको पकड़ चुकी होती, प्रशांत ने सोचते हुए कहा। अगले 3 दिन तक पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उस केस पर काम करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तीसरे दिन अचानक फिर से प्रशांत को अर्जुन का फोन आया। एक और खून हुआ है, लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी आ जाओ, अर्जुन ने प्रशांत से कहा। प्रशांत, विजय और प्रिया तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंचकर अर्जुन से मिले। इस बार खून एक आदमी का हुआ है। 35 वर्ष का आदमी था, बीवी बच्चे नहीं थे, मां बाप के साथ रहता था। अर्जुन उन तीनों को बताते हुए उस विक्टिम के घर में लेकर गया। घर के अंदर प्रशांत ने देखा कि उस आदमी के मां बाप जोर जोर से रो रहे थे। प्रिया और विजय मां बाप से बात करने के लिए रुक गए। प्रशांत अर्जुन के साथ अंदर वाले कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर प्रशांत के होश उड़ गए। अरे बाप रे, यह तो बहुत ही निर्दय तरीके से खून किया गया है, प्रशांत ने लाश को देखते हुए कहा। लाश के पूरे शरीर पर लोहे की कीलें घुसी हुई थी और पूरे कमरे में अभी भी खून फैला हुआ है, अर्जुन ने प्रशांत को बताया। लाश को देखकर लग रहा है कि उसको बहुत दर्द हुआ होगा, प्रशांत ने कहा। हां, शायद खूनी ने इसीलिए उसके मुंह में कपड़ा घुसा दिया था, अर्जुन ने बताया। तभी वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आ गया। अब ये खून रात के 2 बजे के आसपास हुआ होगा, मगर घर में किसी ने भी इस लड़के की चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। शरीर पर घाव और फिंगरप्रिंट्स है। इसका खून भी जिस आदमी ने किया है वो लगभग 6.5 फीट का होगा। बहुत कुछ पिछले वाले केस की तरह मिलता जुलता है। क्या इसके फोन में भी कोई वीडियो आया था, प्रशांत ने अर्जुन से पूछा। हमने पहले केस की तरह इस केस के भी सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। मां बाप के सिवाय इस घर के अंदर कोई भी नहीं आया। रात में शायद लड़के का पिता बाथरूम जाने के लिए उठा था, मगर उसने घर में कोई भी आवाज नहीं सुनी। सुबह जब वो दोनों उठे तब उन्होंने अपने बेटे को इस हालत में पाया और पुलिस को फोन किया, अर्जुन ने प्रशांत को बताया और कमरे से बाहर ले आया। ये उस लड़के का फोन है, इसमें भी एक वीडियो है जो उसने पता नहीं कहां से डाउनलोड किया, अर्जुन ने प्रशांत को एक फोन थमाते हुए कहा। प्रशांत ने वीडियो को देखा। यह भी एक अंग्रेजी मूवी का सीन है, प्रशांत ने कहा। हाँ, और वीडियो के अंत में वही आदमी आया है। उसने फिर से वही बात कही कि 3 दिन में मैं तुम्हें इसी तरह से मारूंगा, अर्जुन ने कहा। उस लड़की के बारे में हमें और कुछ पता चला, प्रशांत ने अर्जुन से पूछा। उस लड़की और इस आदमी के बीच एक कॉमन चीज है। ये आदमी भी उसी इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री में काम करता था जिसमें वो लड़की काम करती थी, अर्जुन ने बताया। तो चलो फिर उसी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में चलकर पूछताछ करते हैं। इतना कहते हुए प्रशांत अर्जुन के साथ फैक्ट्री में चला गया। फैक्ट्री में पहुंचकर प्रशांत ने वहां के मैनेजर से बात की। कुछ दिनों पहले हमारी फैक्ट्री की एक कर्मचारी की मृत्यु हुई, उसके बारे में मुझे पता चला। वो हमारे यहाँ की एक बहुत पुरानी कर्मचारी थी और सेल्स मैनेजर भी, मैनेजर ने कहा। अच्छा, तो ये बात है, मगर आज हम एक और खून के बारे में पूछताछ करने आए। उसी की टीम में एक आदमी भी था, उसका भी खून हुआ है, प्रशांत ने लड़के की फोटो मैनेजर को दिखाते हुए कहा। इसका भी खून हो गया? ये मुझे नहीं पता था, मैनेजर ने हैरान होते हुए कहा। इस आदमी के बारे में कुछ पता है, अर्जुन ने पूछा। दरअसल इस आदमी को उसी सेल्स मैनेजर लड़की ने चोरी करते हुए पकड़ा था। शायद कुछ ही समय पहले वो जेल से बाहर आया होगा। हमने तो उसे फैक्ट्री से तभी निकाल दिया था जब उसको चोरी में पकड़ा गया था, मैनेजर ने बताया। तो इसका मतलब वो लड़की जो सेल्स मैनेजर थी और ये आदमी, इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ होगा। क्या तुम्हें लगता है कि इस आदमी ने अपनी सेल्स मैनेजर का खून किया होगा, प्रशांत ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने कंधे उचकाते हुए कहा। बात इतनी गंभीर हो सकती है इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन एक और भी बात है जो मुझे लग रहा है कि आपको पता होनी चाहिए। आखिर वो मैनेजर क्या बताने वाला था प्रशांत को? वीडियो वाला वो रहस्यमय आदमी कौन था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आप लोग अंदर मेरे ऑफिस में आइए, मैनेजर ने अर्जुन और प्रशांत से कहा।
मैं आपको विस्तार से पूरा किस्सा समझाता हूं। प्रशांत ने प्रिया को फैक्ट्री का लोकेशन भेजा और मैसेज किया, तुम विजय के साथ तुरंत ही इस लोकेशन पर आ जाओ। प्रशांत और अर्जुन मैनेजर के ऑफिस के अंदर गए। मैनेजर ने अपनी सेक्रेटरी से दोनों के लिए पानी मंगवाया और कहा, मेरा नाम प्रकाश है, मैं भले ही इस फैक्ट्री का मैनेजर हूं। करीब 5 साल पहले ओनर ने ये फैक्ट्री खोली थी और मुझे मैनेजर के तौर पर नौकरी पर रखा था। मैंने इस फैक्ट्री को पहले दिन से संभाला है। यहां के हर एक कर्मचारी को मैं जानता हूं। फिर प्रकाश उठा और अपने पीछे की अलमारी से कुछ फाइल निकाल कर लाया। प्रकाश ने फाइल प्रशांत को दिखाई। प्रशांत वो फाइल जांच ही रहा था कि तभी प्रिया और विजय भी वहां पहुंच गए। ये किसकी फाइल है? प्रशांत ने प्रकाश से पूछा। ये सुनील की फाइल है। सुनील इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। यहां की सारी मशीनों को सुनील ही देखा करता था, प्रकाश ने बताया। प्रिया ने फाइल को ध्यान से देखा और कुछ फोटो खींच ली। सुनील दिखने में बहुत ही अजीब है, प्रिया ने कहा। हाँ, वो दरअसल सुनील का बचपन में कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका एक तरफ का चेहरा पूरा जल गया था। वो पढ़ने में बहुत तेज था और बहुत मेहनती भी, मगर उसकी शक्ल को देखकर उसे कोई भी काम पर नहीं रखता था। उसके घर में सिर्फ एक माँ थी। सुनील अपनी माँ के साथ पास के गांव में रहता था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी, इसलिए जो भी पैसा वो यहां कमाता था वो सब अपनी माँ को भेज देता था, प्रकाश ने बताया। सुनील को नौकरी पर क्यों रखा? प्रशांत ने पूछा। सुनील की क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी थी, सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से उसे कभी कोई काम नहीं मिल पाया था। उसने बहुत तरह के काम करने की कोशिश की, यहां तक कि वो होटल में भी काम करने गया था, मगर सब लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। मुझे फैक्ट्री के लिए एक इंजीनियर चाहिए था, मुझे उसकी शक्ल से क्या लेना देना था। सुनील बहुत मेहनत से काम करता था, इसीलिए मैंने उसको अच्छी पगार पर फैक्ट्री में रखा था, प्रकाश ने बताया। सुनील का इस केस से क्या लेना देना है? विजय ने पूछा। तभी प्रकाश ने एक और फाइल निकाली और प्रशांत को दी। यह है उस लड़की की फाइल जिसका खून 3 दिन पहले हुआ था। उसका नाम छवि था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत सारे आदमियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर काम करवाती थी। वैसे मैं भी उसकी सुंदरता के जाल में फंस गया था। उसने मेरे घर पर आकर मेरे साथ रात भी बिताई थी। उस समय मेरी बीवी और बच्चे यहां पर नहीं रहते थे। फिर उसने मुझे प्रमोशन के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे उसे सेल्स मैनेजर बनाना पड़ा, प्रकाश ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात थी, प्रशांत ने फाइल को ध्यान से देखते हुए कहा। मगर छवि की फैमिली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता है? प्रशांत ने पूछा। हर हफ्ते उसका कोई नया आशिक होता था। पैसों के लिए वो किसी को भी फंसा लेती थी और इसी वजह से छवि ने सुनील को भी फंसा लिया था। सुनील बेचारा गांव का भोला भाला आदमी था। उसको छवि का आचरण समझ में नहीं आया। छवि सुनील के पैसों पर ऐश करती थी। धीरे धीरे सुनील ने गांव में कम पैसे भेजना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो चल बसी। सुनील और छवि को कई बार मैंने फैक्ट्री में एक दूसरे को किस करते हुए पकड़ा था। वैसे मैंने सुनील को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो मेरी बात को समझ ही नहीं पाया, प्रकाश ने बताया। मगर सुनील कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। और इस केस से उसका क्या लेना देना है? सुनील छवि की वजह से कर्जे में डूब गया था। छवि सुनील को लेकर जुआ खेलने जाती थी, इसीलिए सुनील के पीछे गुंडे भी पड़ गए थे। जब सुनील के पास पैसे नहीं बचे तो छवि ने उसको छोड़ दिया। अब उसने एक नया मुर्गा फंसा लिया था जो छवि के घर पर रहता था। एक दिन सुनील बैंक के कर्ज और गुंडों से इतना परेशान हो गया कि वो गांव चला गया। मैंने उसे नौकरी छोड़ने को मना किया था, मगर वो माना नहीं। गांव जाकर उसने अपने घर की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ओह, तो इसका मतलब सुनील मर चुका है? विजय ने पूछा। और यह दूसरा आदमी कौन है जिसकी लाश आज हमें मिली है? अर्जुन ने पूछा। वो भी मेरी फैक्ट्री में काम करता है। वो यहाँ के मजदूरों का यूनियन लीडर है। उसको सब मुन्ना भैया के नाम से बुलाते हैं। वो अक्सर फैक्ट्री में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करता रहता था। उसका और छवि का भी कुछ झगड़ा हुआ था। छवि के बॉयफ्रेंड ने मुन्ना की पिटाई भी की थी, प्रकाश ने बताया।
तो मुन्ना के पास छवि को मारने का मोटिव था, प्रशांत ने कहा। मगर फिर मुन्ना को किसने मारा? सुनील तो पहले ही मर चुका था। अगर कोई बदला लेता तो वो था सुनील। प्रशांत ने सोचते हुए कहा, मुन्ना को मैंने और छवि ने एक फैक्ट्री की मशीन की भी चोरी करते हुए पकड़ा था। वो वैसे भी यूनियन लीडर बनके फैक्ट्री में कोई ना कोई परेशानी ही करता था, इसीलिए मैंने उसको बचाया नहीं और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का केस बनाकर मैंने उसको नौकरी से भी निकाल दिया। उसको 6 महीने की सजा हुई और जुर्माना भी भरना पड़ा। वो जेल से निकलकर आ गया था, इस बारे में मुझे नहीं पता था। प्रकाश ने सबको बताया। फैक्ट्री में और कौन है जो छवि के करीब था? अर्जुन ने पूछा। छवि की एक दोस्त है नम्रता, वो भी इसी फैक्ट्री में काम करती है। नम्रता एकदम अपने नाम के विपरीत है, एक नंबर की घमंडी लड़की है, प्रकाश ने कहा। फिर प्रकाश ने अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया और नम्रता को अपने ऑफिस में बुला लिया। नम्रता जैसे ही ऑफिस में आई, विजय की आंखें फटी की फटी रह गई। नम्रता एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। वो एक छोटी स्कर्ट और कोट पहने हुए थी। उसके बाल खुले हुए थे और अपने गोरे चेहरे पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर आई थी। उसने ऑफिस में आते ही अपने घमंडी अंदाज में प्रकाश से कहा, मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? विजय ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और नम्रता से कहा, हेलो, मैं ऑफिसर विजय हूं। मैं छवि के मर्डर की केस की छानबीन कर रहा हूं। क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? प्रशांत और प्रिया विजय को घूर के देख रहे थे। तभी नम्रता ने नाक सिकुड़ते हुए विजय से कहा, तुम्हें जो भी पूछना है जल्दी पूछो, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। इतना कहते हुए नम्रता ऑफिस में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और अपने फोन में कुछ देखने लगी। आजकल लोग ये पता नहीं कैसे वीडियो भेजते हैं। अब ये कैसा अजीब वीडियो मुझे भेजा है? नम्रता के फोन से आती आवाज को सुनकर सारे पुलिस ऑफिसर हैरान हो गए थे। नम्रता के फोन पर वो ही वीडियो चल रहा था जो छवि और मुन्ना भाई के फोन से मिला था। ठीक इसी तरह से 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारा खून करूंगा। विजय ने तुरंत नम्रता से कहा, अपना फोन दो मुझे। ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा है? तुम कौन होते हो मेरा फोन देखने वाले? तुम भले ही पुलिस वाले हो, मगर मुझे भी कानून पता है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं पुलिस में। तुम ऐसे मेरा फोन नहीं देख सकते। नम्रता ने अपने घमंडी अंदाज में विजय से कहा, बेवकूफ औरत, हम तुम्हें यहां बचाना चाहते हैं और तुम तेवर दिखा रही हो। विजय ने गुस्से से कहा, तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। नम्रता अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। अब मेरी तबीयत खराब है और मैं यहां से जा रही हूं, कहते हुए वो ऑफिस के बाहर जाने लगी। तभी प्रिया ने उसको रोका और कहा, रुक जाओ। ऐसा ही वीडियो छवि और मुन्ना को आया था और अब दोनों का मर्डर हो गया है। छवि को किसी ने फांसी से लटका दिया और मुन्ना के पूरे शरीर में लोहे की कीलें गाड़कर उसको मार दिया है। अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। प्रिया ने नम्रता को डराते हुए कहा। यह सुनकर नम्रता तुरंत पलटी और प्रिया को देखने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या मुन्ना की भी मौत हो गई? यह सब कैसे हुआ? नम्रता ने डरते हुए पूछा। हाँ, ये ठीक कह रही है। लाओ अपना मोबाइल मुझे दो, प्रशांत ने नम्रता से बोला। नम्रता ने डरते हुए मोबाइल फोन प्रशांत को दे दिया। सारे पुलिस ऑफिसर वीडियो को देखने में लग गए। इस वीडियो में फिर से एक अंग्रेजी मूवी का सीन है। कितनी दरिंदगी से मारा गया है। प्रशांत वीडियो को देख रहा था। इस आदमी ने दूसरे आदमी को स्टील की रॉड से कितनी क्रूरता से पीटा है और फिर मारने के बाद उसको एक बॉल की तरह मोड़ दिया है, प्रिया ने कहा। फिर अंत में सबने कातिल को हंसते हुए देखा। वो फिर से वही कह रहा था, अगले 3 दिन के अंदर मैं इसी तरह से तुम्हारा खून करूं। ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा है? प्रशांत ने नम्रता से पूछा। मुझे पता नहीं, ये स्क्रीन पर कैसे चलने लगा। क्या ऐसा वीडियो सबको आया था? ये कहते हुए नम्रता डर से थर थर कांप रही थी। हाँ, छवि और मुन्ना को भी ऐसा ही वीडियो आया था और दोनों की मृत्यु वीडियो में दिखाए गए तरीके से हुई थी। तुम अभी पुलिस स्टेशन चलो, मैं वहां से तुम्हें सिक्योरिटी दिलवाता हूं, अर्जुन ने नम्रता से कहा। ठीक है,
मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम लोग कहोगे, नम्रता ने जवाब दिया। अर्जुन नम्रता को लेकर अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन चला गया। प्रिया और विजय प्रशांत की गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन गए। मैंने एक सेफ हाउस का इंतजाम किया है। पुलिस ऑफिसर को रहने के लिए कभी कभी घर दिया जाता है। उसमें हर तरह का सर्विलांस और सीसीटीवी लगा हुआ है। हम नम्रता को वहीं रख देंगे और 3 दिन तक लगातार उस पर नजर रखेंगे, अर्जुन ने सबको बताया। हाँ, ये ठीक रहेगा। हमें इसके ऊपर 24 घंटे कड़ी नजर रखनी है। हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना है। उसका खाना पीना भी देख कर देना है। घर के अंदर किसी को भी जाने मत देना। हम खुद भी 3 दिन तक उस सेफ हाउस के अंदर नहीं जाएंगे, प्रशांत ने सबसे कहा। विजय और मैं उसके बाहर पहरा भी देंगे, प्रिया ने कहा। हाँ, हम तीनों बारी बारी से सेफ हाउस की निगरानी रखेंगे। इस बार किसी भी हालत में हम कातिल को यह खून नहीं करने देंगे, प्रशांत ने अर्जुन से कहा। मैं तुम लोगों के प्लान से सहमत हूं। चलो सब मिलकर कातिल को पकड़ते हैं, अर्जुन ने प्रशांत से हाथ मिलाते हुए बोला। अगले 3 दिन तक सब लोग सेफ हाउस और नम्रता के ऊपर कड़ी निगरानी रखे हुए थे। रात की ड्यूटी विजय की होती थी। प्रिया और प्रशांत दिन भर निगरानी रखते थे। तीसरे दिन प्रशांत अपने घर में सोया हुआ था कि सुबह सुबह उसको अर्जुन का फोन आया। प्रशांत, जल्दी से सेफ हाउस आओ। अर्जुन की आवाज में घबराहट थी। क्या हुआ, नम्रता ठीक तो है? प्रशांत ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। तुम अभी इस वक्त यहां हो, यह सब देखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अर्जुन ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा और फोन कट कर दिया। प्रशांत हड़बड़ाता हुआ उठा और जल्दी से कपड़े बदलकर अपनी गाड़ी से सेफ हाउस की तरफ जाने लगा। उसने रास्ते में प्रिया को सेफ हाउस पहुंचने का मैसेज किया। सेफ हाउस पहुंचकर प्रशांत को दिखा कि वहां पर पुलिस की भीड़ लगी हुई थी। प्रशांत की गाड़ी देखते ही विजय भागता हुआ प्रशांत के पास आया। प्रशांत, मैं पूरी रात जागकर पहरा दे रहा था, मुझे पता नहीं है ये सब कैसे हुआ, विजय ने हाफते हुए प्रशांत से कहा। विजय बहुत डरा हुआ लग रहा था। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? और वो नम्रता ठीक है? प्रशांत ने विजय के कंधे को पकड़ते हुए पूछा। नहीं नहीं, वो नम्रता, दरअसल नम्रता का किसी ने खून कर दिया है, विजय ने गहरी सांस लेते हुए प्रशांत से कहा। ठीक जैसा वीडियो में दिखाया था वैसा ही हुआ है। पता नहीं किसने और कब आकर नम्रता का कत्ल कर दिया, विजय ने कहा। यह सुनकर प्रशांत भागता हुआ अंदर गया। कमरे में जाकर जब उसने नम्रता को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नम्रता के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके पूरे शरीर पर रॉड से मारने के घाव थे। कोहनी और घुटनों को किसी ने रॉड से मारकर तोड़ दिया था। उसके मुंह में एक कपड़ा ठुसा हुआ था। नम्रता की आंखें लाल हो गई थी और सर से खून बह रहा था। उसको इस तरह से मोड़कर रखा गया था जैसे वो एक गेंद हो। नम्रता की इस दर्दनाक मौत के पीछे किसका हाथ था? सेफ हाउस में किसने जाकर नम्रता की हत्या की? या प्रशांत और उसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कातिल को पकड़ पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला